तो वर्चुअलाइजेशन के बाद आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग धीरे धीरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, लेकिन क्या होता है ये ग्रिड कंप्यूटिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। अब हुआ यूं कि एक साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट काफी एम्बिशियस थे। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जाके कहा कि देखो, मुझे एक साइंटिफिक इन्वेंशन करना है यूनिवर्स के बारे में, तो मुझे एक ऐसा सुपर कंप्यूटर चाहिए जो ये सारी की सारी कैलकुलेशन, ये सारे के सारे कंप्यूटेशन कर सके। देखिए, हमने पहले बताया कि सुपर कंप्यूटर वो प्रोसेसिंग पावर कंटेन करता है जो एक नॉर्मल पीसी में कभी नहीं होती। हम तो ये कहेंगे कि जब लैक्स ऑफ पीसीस की कंप्यूटेशनल पावर को हम मर्ज करें, उससे भी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर एक सुपर कंप्यूटर में होती है। एट अ टाइम अगर लैक्स ऑफ यूजर्स उसके ऊपर काम करे, फिर भी दोस्तों वो थकता नहीं, वो क्रैश नहीं होता, उतना बड़ा सुपर पावर होता है उसके ऊपर। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे बजट पूछा कि साइंटिस्ट भाई साहब, आपकी नीयत तो काफी अच्छी है, आपके एम्बिशंस भी अच्छे हैं, अरे भैया इंडिया के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन पैसा कितना लगेगा? उन्होंने कहा कि सुपर कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा मिनिमम 500 करोड़। इतना बड़ा नंबर देख के इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात होती, कुछ कम बजट का बात होता, हम यू सैंक्शन कर देते, लेकिन 500 करोड़ सॉरी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। और उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हमारे साइंटिस्ट भाई साहब को बहुत दुख हुआ कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट, उनको काफी होप थी कि वो इस यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स जान सकते थे, यहां तक कि वो इन्वेंट कर सकते थे कि क्या इंसान किसी और प्लेनेट पे बच सकते हैं नहीं। लेकिन बेचारे को डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुई। लेकिन भाई हार माने वो इंडियन नहीं होता। इस साइंटिस्ट ने अपना होप लूज नहीं किया। वो एक आईटी टेक्नीशियन के पास जाते हैं और उनको यह कहते हैं कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ ऐसा मैकेनिज्म बताओ जिससे विदाउट कॉस्ट, कम कॉस्ट में भी मैं सुपर कंप्यूटर जैसी पावर अचीव कर सकूं। और दोस्तों, साइंटिस्ट एंड उस आईटी टेक्नीशियन ने मिलकर एक अच्छा सा मॉडल डेवलप किया। क्या था वो मॉडल? देखिए, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जहां पे एक वेबसाइट पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया और सारे के सारे इस वर्ल्ड के यूजर को यह कहा कि भाई आप जो भी कंप्यूटर यूज करते हो, चाहे उस कंप्यूटर में कई सारे रिसोर्सेस हो, देखिए प्रोसेसिंग पावर होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, क्या वो सारे के सारे कंप्यूटर रिसोर्सेस हम एट अ टाइम यूज करते हैं? नहीं। देखिए, जब हम रात को सो जाते हैं, हमारा कंप्यूटर आइडल सिचुएशन में रहता है, कुछ भी यूज नहीं रहता। उन्होंने यह कहा सारे वर्ल्ड के लोगों को कि भाई जब आप अपने कंप्यूटर को यूज नहीं करते, प्लीज वो टाइम हमें दे दीजिए, आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज हमें डोनेट कर दीजिए। मतलब कंप्यूटर आपके पास ही रहेगा, लेकिन हम उसे बैकएंड पे घर पे बैठे बैठे इंटरनेट से यूज करेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने एक वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दी कि नोबेल कॉज के लिए, इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्लीज डोनेट योर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, डोनेट योर कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब जब आपका कंप्यूटर आइडल पड़ा रहे, वहां पे ये साइंटिस्ट भाई साहब एंड उसकी टीम ये आपके कंप्यूटर को यूज करेंगे अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए। जब कई सारे यूजर्स ने यह देखा कि क्या बात है भाई, देश के लिए एक अच्छा सा साइंटिफिक प्रोजेक्ट जा रहा है, क्यों ना हम भी इस कंट्री की डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो दोस्तों कई सारे लोगों ने उस वेबसाइट पे जाके वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। वहां पे एक टाइम शेड्यूल किया कि इस टाइम के बाद मेरा कंप्यूटर ऑन तो रहेगा, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करूंगा और मेरे कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हैं अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दोस्तों, देखते ही देखते वहां पे 100 में से 1000 एंड 1000 में से लैक्स ऑफ यूजर ने अपने उस आइडल टाइम को डोनेट किया, जहां पे ये साइंटिस्ट भाई साहब, आईटी टेक्नीशियंस एंड उनकी टीम इन आइडल पड़े हुए कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज कर सके। दोस्तों, उनके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी था कि इन सारे के सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को आपस में मिला के एक सुपर कंप्यूटर जैसी पावर वो क्रिएट कर सकते थे। आपके मन में यह डाउट होगा, भाई ऐसे थोड़ी होते, दूसरे का कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जैसी पावर कैसे? दोस्तों, हमने यह कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्चुअलाइजेशन में कि अगर हमारे पास सुपर फास्ट इंटरनेट है, अगर किसी का कंप्यूटर आइडल है, तो फास्ट नेटवर्क से
आइडल पड़े कंप्यूटर के फिजिकल मशीन्स को हम कंबाइन करके एक सबसे बड़ा लॉजिकल प्रोसेसिंग सर्वर बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक बड़ा सा वहां पे सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जो इन सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करके आपस में मर्ज करके एक बड़ी प्रोसेसिंग पावर उन्होंने क्रिएट कर दी। दोस्तों अब हमारे इस साइंटिस्ट भाई साहब के पास लैक्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज थे। अगर हम ये कहें कि एक बंदे ने अपने हार्ड डिस्क की सिर्फ 100 GB स्पेस डोनेट की है, जरा सोचिए अगर 5 लाख यूजर ने इस पर्टिकुलर नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन किया है तो साइंटिस्ट के पास कितना स्टोरेज होगा। हालांकि यह स्टोरेज एक फिजिकल डिवाइस में नहीं लेकिन दुनिया के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो दोस्तों ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट भी है, इसे हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जब एक पर्टिकुलर मिडलवेयर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके ऐसे आइडल पड़े हुए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आपस में कंबाइन करके जब एक सुपर कंप्यूटर जैसी पावर क्रिएट की जाए ताकि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। एक देखिए कितना बड़ा ग्रिड बना। अगर हम रियलिटी में देखें तो कोई सिंगल मशीन नहीं लेकिन वर्चुअली लॉजिकली हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर जैसी बड़ी कंप्यूटिंग पावर है। अब देखिए यहां पे कई सारे डाउट्स है। डाउट नंबर 1 ये है कि भाई अगर मान लीजिए किसी यूजर ने गलती से अपना पावर ऑफ कर दिया, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर है लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या? तो दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर मतलब वो मिडलवेयर जो सब कुछ हैंडल करेगा, उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर ये एंश्योर करेगा कि हर एक प्रोसेस का एक डुप्लीकेशन बैकअप अवेलेबल हो। मतलब अगर बाय चांस कुछ आइडल डिवाइसेस में से अगर हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम यूज करने जाए लेकिन वो यूजेबिलिटी नहीं आती, तो हमारा फंक्शन हमारा काम वो दूसरे आइडल पड़े मशीन्स में डाल देगा। डाउट नंबर 2 क्या हो कि अगर हमारे पास आइडल मशीन्स नहीं है, देखिए अगर हमारे पास 5 लाख डोनर्स हैं और हम यूज कर रहे हैं सिर्फ 2.5 लाख मशीन्स और उन 2.5 लाख में से 5000 ने अपना मशीन शटडाउन कर दिया तो उनकी जॉब किसी और मशीन्स में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यह कैपेबिलिटी हमारे इस ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में है। लेकिन क्या हो हमें चाहिए 5 लाख मशीन्स लेकिन रजिस्टर हुआ है सिर्फ 3 लाख मशीन्स, तो हम कैसे काम करेंगे? तो दोस्तों यहां पे हमें सेट करनी होगी जॉब प्रायोरिटी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उससे हमें पहले फंक्शन करवाना है और जो लो प्रायोरिटी है वो बाद में फंक्शन करवाना है। इन केस काम करते करते कुछ यूजर्स ने अपने मशीन शटडाउन कर दिए तो ऑन द स्पॉट ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एक कॉल लेगा और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस चल रही है ग्रिड कंप्यूटिंग मशीन में, ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में, उसे शटडाउन कर देगा एंड सिर्फ उतना ही ऑन रखेगा जितना की जरूरी है एंड अवेलेबल रिसोर्स के साथ कंपैटिबल है। तो दोस्तों हमारी कहानी में कई सारे यूजर्स ने अपने मशीन्स के टाइम को डोनेट किया, शेड्यूल किया कि रात के 10 बजे के बाद मेरा और लैपटॉप ऑन रहेगा, मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। हाँ ये ध्यान रखिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग में हमें चाहिए काफी हाई स्पीड इंटरनेट डेटा कनेक्शन। अगर स्लो है दोस्तों तो वो कम्युनिकेशन उतने फास्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इन सारे डोनेशन से हमारे साइंटिस्ट भाई साहब ने एक बड़ी सी सुपर कंप्यूटर पावर वहां पे पैदा की और दोस्तों अपने रिसर्च को उन्होंने कंक्लूड करके दिखाया। और देखो विदाउट इन्वेस्टिंग 500 करोड़ रुपीस, जस्ट कुछ नॉमिनल कॉस्ट से उन्होंने सुपर कंप्यूटर जैसी कंप्यूटेशन वहां पे करके दिखाई। देखिए यहां पे डाउट यह आता है कि जो बैंक है, बैंक में कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, क्या ये ग्रिड कंप्यूटिंग है? देखिए ये ग्रिड कंप्यूटिंग की तरह दिखता है लेकिन दोस्तों इसे हम टेक्निकली ग्रिड कंप्यूटिंग नहीं कह सकते। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग। देखिए क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल पावर मिलाया जाए। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स को मिलाया जाता है और दूसरी खास बात ध्यान रखिए, वहां पे कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ग्रिड में क्या होता है दोस्तों? ग्रिड में कंप्यूटर्स शेयर नहीं होते, सिर्फ
कंप्यूटर रिसोर्सेज शेयर होता है। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए कि i7 का 3.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और उन 3.7 गीगाहर्ट्ज में से मैं सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स ही मेरे रिसोर्स डोनेट करना चाहता हूं, तो दोस्तों सिर्फ 4 आवर्स तक ही वो ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज कर पाएगा, बाकी में नहीं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि 1000 जीबी हार्ड डिस्क है और मैं सिर्फ उनमें से 200 जीबी डोनेट करना चाहता हूं, तो सिर्फ उतना ही शेयर होगा, बाकी का नहीं। दूसरी खास बात ग्रिड कंप्यूटिंग में ध्यान रखिए वो ये कि वहां पे कनेक्टेड फिजिकल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। दोस्तों दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि किन किन लोगों के मशीन्स इस नोबल कॉज में है। दूसरी बड़ी बात ये देखिए कि अभी तक ग्रिड कंप्यूटिंग एक इनिशियल स्टेज पे है, अभी तक इसका कोई कमर्शियल यूज सामने नहीं देखा गया। जितने भी यूसेज हुए हैं वो या तो किसी स्टैटिस्टिकल सर्वे को प्रोसेस करने के लिए, या तो किसी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च को प्रोसेस करने के लिए, या किसी डिफेंस जैसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें पता चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्या है दोस्तों? द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडर यूटिलाइज्ड बट आर नेसेसरी फॉर सर्टेन ऑपरेशंस। द आइडिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इज टू मेक यूज ऑफ सच नॉन यूटिलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर बाय द needy organization, and thereby the return on investment on computing investment can be increased. So guys, the grid computing is a special kind of distributed computing. दोस्तों distributed computing क्या होता है? मतलब दुनिया के different कोने में मशीन्स पड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी वो सब एक कॉमन प्रोसेसिंग देंगे, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए। It is distributed computing. Different computers within the same network share one or more resources. In the ideal grid computing system, every resource is shared, turning a computer network into a powerful supercomputer. तो यहां पे ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में ये पूछे कि भाई आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग के फीचर क्या है, तो वहां पे ये लिखना है हमें कि सारे के सारे रिसोर्सेज उसमें शेयर होते हैं और एक सुपर कंप्यूटर की पावर जनरेट करते हैं। विद द राइट यूजर इंटरफेस, एक्सेसिंग अ ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम वुड लुक नो डिफरेंट देन एक्सेसिंग अ लोकल मशीन रिसोर्सेज। मतलब जब हम ग्रिड कंप्यूटिंग के पावर को यूज करते हैं हमको ऐसा ही फील होता है, मान लो हम एक बड़े से कंप्यूटर को यूज कर रहे, कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलता कि हम किसी दूर पड़े रिसोर्स को यूज कर रहे। एवरी ऑथराइज्ड कंप्यूटर वुड हैव एक्सेस टू एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो दोस्तों इन ग्रिड कंप्यूटिंग द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन वर्क ऑन अ टास्क टुगेदर, thus functioning as a supercomputer। जैसा कि हमने पढ़ा, टिपिकली ग्रिड वर्क्स ऑन वेरियस टास्क विद इन अ नेटवर्क, बट इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। मतलब दोस्तों अगर ग्रिड में कोई खास एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर दिए है तो उसे भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इट इज डिजाइन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर टू बिग फॉर अ सुपर कंप्यूटर व्हाइल मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोसेस न्यूमेरियस similar problems. Computing grids deliver a multi-user infrastructure that accommodates demands of a large information processing। देखिए यहाँ पे कंप्यूटिंग ग्रिड्स का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल प्रोसेसर को यूज करके हम एक फंक्शन को अंजाम दे। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम सिर्फ एक ही सीपीयू पे सारा लोड डालते हैं, हम सीपीयू को कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटिंग ग्रिड्स की वजह से हम कई सारे सीपीयू को आपस में कंबाइन करके एक ही फंक्शन को करवा सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर्स रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। In the grid computing model, servers or personal computers run independent tasks and are loosely linked by the internet or low-speed networks. दोस्तों आइए पढ़ते हैं अब limitations of grid computing। देखिए सबसे पहला यह है कि high dependency on physical devices। देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग में हमने कुछ खरीदा नहीं होता, हम डिपेंडेंट रहते हैं डोनर्स पे। तो डोनर्स कभी भी वॉलंटरीली डोनेट किए हुए अपने रिसोर्सेज को विड्रॉ कर सकता है, और दोस्तों अगर सब्सटेंशियल मात्रा में अगर वो विड्रॉ हुआ है तो दोस्तों हमारी प्रोसेसिंग उससे काफी अच्छी तरीके से अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज
हाई स्पीड इंटरनेट डेटा कनेक्शन। दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लिंक्स। कई सारे फिजिकल डिवाइसेस को एक दूसरे से लिंक करना बेहद जरूरी है ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर से, तभी तो ये हमें एफिशिएंसी देगा। तो दोस्तों अगर कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन चला गया है या फिर वो स्लो हो गया है तो उतने टाइम तक वो फिजिकल डिवाइसेस हमारे लिए काम की नहीं रहेगी। दूसरा कॉस्ट। देखिए हम ये मानते हैं कि एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर यहां पे कॉस्ट काफी लो रहती है, लेकिन फिर भी कॉस्ट रहती है। हमें कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सर्वर्स खरीदने होंगे, हमारे पास भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए, हमें उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों में भी कॉस्ट तो रहेगा। तो एक बड़े से ग्रिड कंप्यूटिंग को अगर हमें डेवलप करना है तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। दूसरा कि अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की एफिशिएंसी की, तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। हम चाहे कितना भी ट्राई कर ले, ग्रिड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर की तरह काम जरूर करेगा, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जो एक फिजिकल सुपर कंप्यूटर देता है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, और उसमें सबसे पहला है मेक यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। दोस्तों हमने इसको पहले ही पढ़ लिया कि जितने भी हमारे डोनर्स, जितने भी यूजर्स है जो अपने फिजिकल डिवाइस को या उसके टाइम को डोनेट कर रहे हैं, वो उनके अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को डोनेट कर रहे हैं। मतलब 24 आवर्स में से अगर उनका लैपटॉप 10 आवर्स तक काम नहीं करता तो उनकी स्पेस जो उन्होंने डोनेट की है, उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनका रैम, ये ग्रिड कंप्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर यूज करेगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज रिसोर्स बैलेंसिंग। दोस्तों रिसोर्स बैलेंसिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज पीक लोड्स, क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग दोस्तों पीक लोड्स को मैनेज करता है। देखिए जब हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में ऑर्डिनरी डेज पे जो लोड रहता है सर्वर पे वो काफी नॉर्मल रहता है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए सीजन्स या फेस्टिवल में क्या होगा। फेस्टिवल में एट अ टाइम नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ टिकट बुकिंग जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि दोस्तों इतने सारे टिकट बुकिंग्स हमारा रेलवे सर्वर लोड नहीं ले पाता और कभी कभार वो सर्वर क्रैश भी हुए हैं। इतने भी एग्जांपल्स है हमारे पास। तो दोस्तों क्या हुआ इस एग्जांपल में, सबसे पहले नॉर्मल लोड रहा, उसके बाद इंक्रीजिंग लोड, और उसके बाद एक ऐसे पॉइंट पे लोड पहुंचा कि सारे के सारे सिस्टम के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, फुल्ली कंज्यूम हो गए। अगर कोई और रिसोर्स उसको बैकअप पे नहीं मिला तो सिस्टम को क्रैश कर सकता है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं पीक लोड। तो कभी कभार हमारे ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में ऐसा भी होता है कि जब हम नॉर्मल पेस पे काम कर रहे होते हैं तब लोड नॉर्मल रहता है, जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है वो हमारे लोड को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे भी प्रोजेक्ट हम ग्रिड कंप्यूटिंग में डालते हैं जहां पे सडनली इंक्रीज इन लोड हो जाता है, और कभी कभार वो लोड इतने हाई पॉइंट पे पहुंच जाता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस उसको हैंडल नहीं कर पाते। दोस्तों वो हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक लोड कहते हैं। तो इस पीक लोड को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। तो दोस्तों एवरी ग्रिड कंप्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर को जनरली कुछ रिसोर्सेस आइडल रखने चाहिए। तो जैसे पीक लोड बढ़ता है, जैसे पीक लोड पे हमारा लोड पहुंचता है, उस लोड को ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड आइडल पड़े रिसोर्सेस पे हम शेयर कर देंगे, वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हमारा लोड बैलेंस हो जाए। लेकिन सवाल यह है भाई, क्या हो अगर हमारा रिसोर्सेस फुल्ली वहां पे कंज्यूम्ड हो चुका है, फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है, तब क्या करेंगे। तो जैसे पहले हमने समझाया था हमारी स्टोरी में कि उस टाइम पे दोस्तों हमें प्रायोरिटी बेस पे उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोसेस को करनी चाहिए। मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट से, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है, उसको सबसे पहले प्रोसेस करवाना है। वो पूरा हो जाने के बाद लोअर प्रोसेसेस को प्रायोरिटीज देनी चाहिए। और दोस्तों अगर जरूरत पड़े ना तो लोअर प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस को आप सस्पेंड कर दो, पॉज कर दो कुछ टाइम के लिए, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसे प्रोसेसेस में से फिलहाल टेम्परेरीली कैंसिल कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पैरेलल कंप्यूटेशन क्या होता है।
कैसे पैरेलल कंप्यूटेशन को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। देखिए बेसिकली हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हम एक ही सीपीयू को यूज करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को करने के लिए भी हम एक ही प्रोसेसर को यूज करेंगे। लेकिन क्या हो अगर एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल सीपीयूज का यूज करें। दोस्तों जब हम मल्टीपल सीपीयूज का यूज करें तो पैरेलली एक जॉब को करने के लिए एक सीपीयू नहीं बट मल्टीपल सीपीयूज काम करते हैं। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पैरेलल कंप्यूटेशन ऑफ मल्टीपल सीपीयूज। तो दोस्तों तो ग्रिड कंप्यूटिंग से हम पैरेलल कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। कैसे? हम यह कर सकते हैं कि एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स जॉब को स्केलेबल करने के लिए हम छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देंगे और फिर उन सब प्रोसेसेस को कुछ पर्टिकुलर मशीन को असाइन कर देंगे। तो दोस्तों डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट सीपीयूज उस पर्टिकुलर सब प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे और बाद में जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए उनको मर्ज करके एक बड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग का पॉजिटिवली यूज करते हुए हम यह कर सकते हैं कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर है वो कई सारे और सब ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क के साथ अग्रीमेंट कर सकता है और उनको कह सकता है कि भाई आपके पास जो डेटा है वो हमसे शेयर कीजिए, आपके पास जो लाइसेंस है सॉफ्टवेयर का वो हमसे शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग में कितनी बड़ी बात हो सकती है कि अगर यूजर के पास डिफरेंट लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है तो ग्रिड कंप्यूटिंग में अगर वो अलाउ करे तो विदाउट बाइंग मोर लाइसेंसेस उन्हीं लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर का यूज करके वो प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करके हम एक बहुत बड़ा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं और कई सारे रिसोर्सेस को वर्चुअली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग से हमें हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ साथ एडिशनल रिसोर्सेज भी यूज करने को मिलते हैं। एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया कि मान लीजिए हमारा इंडिविजुअल स्टोरेज है 1 लाख जीबी, लेकिन अगर हम ग्रिड कंप्यूटिंग में हमारे यूजर्स को ऐड करते हैं और अगर ऑन एन एवरेज सब लोग सिर्फ 10 जीबी ही डोनेट करते हैं और हमारे पास 1 लाख यूजर्स है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 जीबी, हमारे पास 10 लाख जीबी का एडिशनल सोर्सेस रहा। उसी के साथ अगर हम बात करें इंटरनेट के बैंडविड्थ की तो दोस्तों हमारे यूजर्स के कंप्यूटर में काम हो रहे डेटा को लेने के लिए ना सिर्फ हम हमारे बैंडविड्थ का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम यूजर के इंटरनेट कनेक्शन का भी यूज करते हैं। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं यूजर का इंटरनेट, ये एक एडिशनल रिसोर्सेज का यूज है। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। देखिए आप कहेंगे कि भाई सारा का सारा डेटा तो हमारे जो यूजर्स है जिन्होंने हमको रिसोर्सेज डोनेट किए हैं उनके डिवाइसेस पे स्टोर रहता है। अगर भाई बाय चांस उन्होंने अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को बंद कर दिया, अपने रिसोर्सेज को शट डाउन कर दिया, तो कैसे हम अपना काम करेंगे? तो यहां पर रिलायबिलिटी कैसे आती है? दोस्तों देखिए जो ग्रिड कंप्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो जितना भी काम हो रहा है उसका एक कॉपी नहीं रखता, उसके मल्टीपल बैकअप रखता है। तो इन केस अगर कुछ डिवाइसेस ने अपना मशीन शट डाउन भी कर दिया या अपना सपोर्ट विड्रॉ भी कर दिया तो दोस्तों इस डुप्लीकेट रिसोर्सेस से हम हमारा काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग में स्केड्यूलिंग उसके साथ साथ एट अ टाइम रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ? देखिए मैनेजमेंट का मतलब होता है यहां पे मेंटेनेंस सर्विसेज। देखिए जब हम बात करें बैंक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो अपने सर्वर को मेंटेन करने के लिए वो कुछ दिनों के लिए सर्वर को शट डाउन करते हैं। आपने जरूर मैसेज देखा होगा कि भाई सर्वर पीरियडिकली इस टाइम से इस डेट से ये डेट तक बंद रहेगा, वहां पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। ऐसे मैसेजेस हमने जरूर पढ़े होंगे। दोस्तों जब सर्वर शट डाउन रहता है तब तक उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं होता, काम सस्पेंडेड रहता है। लेकिन ग्रिड में ऐसे नहीं होता। अगर हम बात करें ग्रिड की तो दोस्तों ग्रिड में अगर हमें सर्वर को मेंटेन करना है, सर्विस डालनी है उसमें, तो हमारा जो काम चल रहा है उसे टेम्परेरीली हम आइडल पड़े रिसोर्सेज पे रूट करवा देंगे, वहां पे ट्रांसफर करवा देंगे और स्मूथली जब एक बार टेक्नीशियन अपना रिपेयर कंप्लीट कर ले दोबारा उसको रीरूट कर देंगे हमारे ओरिजिनल डिवाइसेस से। तो दोस्तों
कंपैरेटिवली देखें तो विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द वर्कफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस हम हमारे ग्रिड कंप्यूटिंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो कंपैरेटिवली मैनेजमेंट यहां पे ज्यादा स्मूथ है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं वन ऑफ द वेरी बिग कंसर्न्स इन ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग एक ऐसा आर्किटेक्चर है जहां पे कई सारे यूजर्स के फिजिकल रिसोर्सेस को यूज किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर से। तो जानते हैं इस एंटायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अगर सबसे बड़ा कोई कंसर्न है तो वो है सिक्योरिटी। क्यों? अरे भाई अगर हमारा खुद का सर्वर होता और वहां पे डेटा सेव है तो हमें कोई चिंता नहीं, हम हमारे सर्वर को प्रोटेक्ट करके सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके हम हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में डेटा जो है वो हमारे सर्वर में स्टोर नहीं रहता, ये स्टोर रहता है कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स में जो ग्लोबली कहीं पे भी हो सकता है। दोस्तों ऐसी सिक्योरिटी को डिजाइन करते टाइम पे जो डिजाइनर होगा, जो डेवलपर होगा, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अब आइए पढ़ते हैं कि जब कोई ग्रिड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करता है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है सिंगल साइन ऑन। देखिए मॉडल को पूरा समझते हैं। कई सारे फिजिकल डिवाइसेस अक्रॉस द ग्लोब सेव होंगे और उन सारे फिजिकल डिवाइसेस में से रिसोर्सेस का पूलिंग होगा, खींचा जाएगा और एक वर्चुअल डिवाइस बनेगी और उस वर्चुअल डिवाइस को बाद में अलग अलग मेन यूजर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है कि जब आपने पूल किए हुए रिसोर्सेस को डिफरेंट यूजर जो एक्चुअली उसमें काम करेंगे उसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ऑब्वियसली भैया उनको एक आईडी एंड पासवर्ड भी देंगे कि भाई ये एक वर्चुअल नेटवर्क है, अगर आपको इसके रिसोर्सेस को यूज करना है तो आपका एक सेपरेट लॉजिकल एक्सेस रहेगा। तो सिंगल साइन ऑन का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर एट अ टाइम अपने एक ही डिवाइस से साइन ऑन कर सकता है। देखिए कभी हमने बैंक में देखा होगा कि जब हम बैंक में आईडी पासवर्ड डालते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में और बाद में वही लॉगिन अगर हम दूसरे कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सिंगल साइन ऑन। तो ऐसा एक मैकेनिज्म ग्रिड कंप्यूटिंग में होना चाहिए कि एक ही यूजर अपने आईडी एंड पासवर्ड से ऑलरेडी अपने एक रिसोर्स में लॉग्ड इन है और जैसे ही दूसरे में एट अ टाइम लॉग इन करने की कोशिश करे तो पहला वाला ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स। देखिए बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग में हमें दो टाइप के पर्सन्स मिलते हैं। सबसे पहला जो रिसोर्सेस को डोनेट करता है और दूसरे वो बंदे जो इन डोनेट किए गए रिसोर्सेस को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों तरीके के लोगों का मतलब जो रिसोर्सेस डोनेट करते हैं और जो उन रिसोर्सेस को यूज करता है, इन दोनों के क्रेडेंशियल्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन है। अब ये क्रेडेंशियल का मतलब क्या हुआ? देखिए कौन से बंदे ने डोनेट किया, कौन से एड्रेस से किया, कौन से लोकेशन से किया, उसका नाम क्या है, ये सारी की सारी डिटेल सीक्रेट रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी बंदा अपना रिसोर्स डोनेट करना चाहता है तो मैंने पहले भी कहा था वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सबसे पहले साइन अप करेगा, अपनी डिटेल्स देगा, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस और ऐसी कई सारी चीजें दे सकता है। तो दोस्तों हमारे इस ग्रिड में सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि डोनर्स एज वेल एज यूजर्स इन दोनों की इंफॉर्मेशन खुफिया रहनी चाहिए, प्राइवेट रहनी चाहिए। जब तक यूजर खुद उसे पब्लिक डोमेन में लीक करने की परमिशन ना दे तब तक दोस्तों यह इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपोर्टेबिलिटी। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब तो हम जानते हैं कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने सामान, अपनी सर्विसेज भेजता है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से जब एक कंट्री का कोड, एक पर्टिकुलर रीजन का कोड्स, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग का कोड्स, प्रोग्राम कम्युनिकेशन या डेटा जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसमिट होता है तो उसे ही हम कहते हैं एक्सपोर्टेबिलिटी। अब आप कहेंगे तो इसमें सिक्योरिटी की क्या बात? दोस्तों ऐसा होता है कि इंडिविजुअल कंट्री यह देखती है कि अपने कंट्री से बाहर एनक्रिप्टेड डेटा कितना गया और जो डेटा एनक्रिप्ट हुआ है क्या वो एंटी नेशनल डेटा तो नहीं है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टेररिस्ट जैसे इलीगल लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए
कम्युनिकेशन एनक्रिप्शन के फॉर्म में करते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर वो 128 या 256 बिट्स का एनक्रिप्शन यूज करे तो दोस्तों कोई भी बंदा उसे रीड नहीं कर सकता। तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए कि एक हद से ज्यादा अगर डेटा एनक्रिप्ट होता है तो वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। एक प्रॉपर इंटरोगेशन होगा उन बंदों का जिन्होंने ये डेटा भेजा है, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये डेटा एंटी नेशनल नहीं है, तब तक वो डेटा ट्रांसमिट करने का परमिशन नहीं देते। अब देखिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग में तो कई सारे डोनर्स, कई सारे यूजर्स होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को डोनेट करके बैठे, और न जाने ये लोग कौन सी कंट्री से होंगे। तो मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग में कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो होने ही वाला है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है यहां पे गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस। तो दोस्तों जब हम सिक्योरिटी डिजाइन करें तो हमें यह इंश्योर करना है कि जो भी डेटा या कोड्स जनरेट हुए हैं वो एक्सपोर्टेबल होने चाहिए, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम भेज सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शंस का क्या? तो दोस्तों आज एनक्रिप्शन की जगह पे एक और टेक्निक वहां पे डेवलप हुआ है जो ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग में एट अ टाइम हम हद से ज्यादा एनक्रिप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूज किया तो गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा। उस टेक्निक का नाम है सैंडबॉक्स टेक्निक। अब ये सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होता है दोस्तों? यहां पे डेटा को एनक्रिप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर किया गया तो काफी मिनिमल लेवल पे किया जाएगा। वहां पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड डिवाइसेस इंस्टॉल की जाएगी कि जो भी डेटा कम्युनिकेशन चैनल से रूट हो रहा है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा। और अगर उनको लगता है कि कम्युनिकेशन चैनल को बाईपास करके कोई इलीगल हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई मैलिशियस पैकेट इसके साथ मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों तुरंत ही वो इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, जिसको हम सैंडबॉक्स सॉफ्टवेयर कहेंगे, वो उसे डिटेक्ट करके वहीं का वहीं एलिमिनेट करेगा। मतलब डेटा भेजने से पहले या भेजने के बाद वायरस या हैकिंग का चेकिंग नहीं होगा। रियल टाइम पे जब डेटा कम्युनिकेशन चैनल में रूट हो रहा है तभी ये सैंडबॉक्स टेक्निक उसे रियल टाइम पे चेक करेगा। नेक्स्ट वन इज सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके कई सारी प्रोसेसेस एट अ टाइम कंप्लीट करने की ट्राई की जाती है। तो दोस्तों जब इस बड़े सी प्रोसेस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो कई बार कई सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो रिसोर्सेज जो कई सारे लोगों ने हमें डोनेट किया है। तो दोस्तों जब ये कई सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, हमारी सिक्योरिटी को ये एंश्योर करना चाहिए कि उनका जो ट्रांसमिशन है वो सिक्योर रहे, मतलब ये ट्रांजिशन कोई थर्ड पार्टी देख ना पाए। तो उसके रास्ते क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहला है एनक्रिप्शन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम यहां पे ज्यादा क्वांटिटी में एनक्रिप्शन यूज नहीं कर सकते, वरना गवर्नमेंट रेगुलाइजेशन उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो हम यूज कर सकते हैं यहां पे टेक्निक्स लाइक सैंडबॉक्स टेक्निक। नेक्स्ट वन इज इंटरऑपरेबिलिटी विथ लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। अब इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये लोकल सिक्योरिटी क्या होता है और ये लोकल रिसोर्सेस क्या होता है। देखिए ये कहा जाता है हमारी इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ना, वो एक सिंगल सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है। वहां पे हमें एट अ टाइम सिक्योरिटी के मल्टीपल आर्किटेक्चर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए सबसे पहले जब कोई यूजर, कोई डोनर हमें अपने रिसोर्सेस डोनेट करता है तो हमें यह इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि बाद में अगर कोई भी यूजर अपने डोनेशंस को विड्रॉ करना चाहे तो वो ना कर पाए। मतलब सिक्योरिटी लोकल लेवल पे। देखिए लोकल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो यूजर ने हमें डोनेट किए हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, वो खुद अपने टाइप से, अपने हिसाब से सिक्योरिटी को चेंज कर सके। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने आज हमें 200 जीबी हार्ड डिस्क दी है, लेकिन बाद में आउट ऑफ 200 जीबी वो अपनी 150 जीबी हार्ड डिस्क को विड्रॉ करना चाहता है, तो दोस्तों वो आसानी से कर सके वैसा सिक्योरिटी होना चाहिए। मतलब सेंट्रलाइज सिक्योरिटी पॉलिसीज को इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से ऐसे लोकल रिसोर्सेज पे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका सवाल यह होगा, अगर
इंडिविजुअल बेस पे लोकल रिसोर्सेज को सिक्योरिटी मॉडिफाई करने की अगर पावर दी जाए तो फिर इस एंटायर ग्रिड कंप्यूटिंग का क्या मतलब रह जाएगा, ये कैसे सिक्योरली कम्युनिकेट करेंगे। तो दोस्तों इस एंटायर ग्रिड कंप्यूटिंग को सिक्योरली कम्युनिकेट करवाने के लिए एक और लेयर की सिक्योरिटी डाली जाती है, जहां पे जितने भी रिसोर्सेस आए हैं उसको सेंट्रलाइज करके एक लॉजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन दिया जाता है, जहां पे ग्रिड के यूजर को लॉजिकल एक्सेस दिया जाता है बाय वे ऑफ आईडी एंड पासवर्ड। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रिड में ऐसे मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहला लोकल रिसोर्सेस, जहां पे लोकल डोनर्स खुद अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, एंड दूसरा लॉजिकल सिक्योरिटी जो सारे के सारे रिसोर्सेस को अक्यूमुलेट करने के बाद लगाई जाती है। ध्यान रखिए जो लॉजिकल सिक्योरिटी है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है इंटर डोमेन सिक्योरिटी लेवल। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। देखिए यहां पे जो मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन वर्ड है वो ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। मतलब देखिए हमने ग्रिड में यह समझा कि एट अ टाइम डिफरेंट रिसोर्सेस एक जैसे सिक्योरिटी पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं करते। यहां पे लोगों की अपनी खुद की सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सकती है। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन करें ग्रिड कंप्यूटिंग में, तो हमें यह एंश्योर करना है कि ये जो मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी है उन सभी में आपस में एक तालमेल हो, एक अच्छा सा सपोर्ट हो। इवन दो दे डू हैव द इंडिविजुअल सिक्योरिटी पॉलिसीज, लेकिन ओवरऑल ये एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी बनना चाहिए बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग इंटर डोमेन सिक्योरिटी सर्वर्स एंड सिक्योरिटी लेवल्स। दोस्तों यहां पे हम सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट की एनक्रिप्शन या पब्लिक की एनक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी जैसे टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हैं। Now let's understand the different types of resources in grid computing। मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग में हम कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ये हमें क्या क्या फैसिलिटीज देता है। तो सबसे पहला यहाँ पे कंप्यूटेशंस। देखिए कंप्यूटेशन का मतलब यहाँ पे अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस ही नहीं है। जब हम बात करें कंप्यूटेशंस की इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है प्रोसेसिंग। मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग हमें इतना बड़ा प्रोसेसिंग पावर देता है कि ये एक सुपर कंप्यूटर तक की भी कंप्यूटेशन कर सकता है। तो दोस्तों जब हम ग्रिड कंप्यूटिंग में कोई भी प्रोसेस को कंप्यूट करवाए तो उसके टाइप्स कैसे, मतलब हम किस तरीके से कंप्यूटेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर द प्राइमरी वेज टू एक्सप्लॉइट द ग्रिड। मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज करने के तरीके क्या क्या है एज फार एज द कंप्यूटेशन इज कंसर्न। दोस्तों ध्यान रखिए सबसे पहला है यूज एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ऑन अवेलेबल मशीन्स रादर देन लोकल मशीन्स। मतलब देखिए ग्रिड में हमने समझा था कि ये दो तरीके के कंपोनेंट्स रखता है। सबसे पहला डोनर्स के दिए हुए रिसोर्सेज और दूसरा दोस्तों उस ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर के अपने खुद के मशीन्स। तो सबसे पहला यह है कि भाई हम उन डोनेट किए हुए रिसोर्सेज को सबसे पहले यूज नहीं करेंगे, हम हमारी एंटायर प्रोसेस सबसे पहले अवेलेबल मशीन्स में रन करवाएंगे और अगर मान लीजिए वो फुल्ली यूटिलाइज हो गई उसके बाद हम डोनेट किए गए रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम ग्रिड को यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो ये है टू यूज एन एप्लीकेशन डिजाइन्ड टू स्प्लिट इट्स वर्क इन सच अ वे दैट द सेपरेट पार्ट्स कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़े से प्रोजेक्ट को, एक बड़ी सी प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मुझे कोई बड़ी सी मूवी बनानी है, काफी बड़ा बजट है 1000 करोड़ का, और उस मूवी को मुझे ग्रिड में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? मेरे पास इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं, इतने सारी सुपर कंप्यूटर जैसी पावर नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे मूवी के जितने भी काम है उसे छोटे छोटे क्लिप्स में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा और ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करके मेरे यूजर्स को ट्रांसफर कर दूंगा। उनको कहूंगा कि ग्रिड कंप्यूटिंग के डोनेट किए गए रिसोर्सेज को यूज करके आप अपना काम कंप्लीट करो। किसी को मैं वीडियो एडिटिंग का काम दूंगा, किसी को म्यूजिक कंपोजिशन का काम दूंगा, किसी को ट्रांजिशंस का काम दूंगा, किसी को स्लो मोशन का काम दूंगा। और दोस्तों बारी बारी उन्होंने भेजी हुई क्लिप्स को मैं देख के अप्रूव करूंगा। अगर मान लीजिए कभी मजा नहीं आया तो उसे मैं रीअसाइन करूंगा कि भाई इसको दोबारा रीवर्क कर। और जब दोस्तों सारी की सारी क्लिप्स अप्रूव हो जाए उन्हें अक्यूमुलेट करके मैं मेरा मूवी तैयार करूंगा। तो एग्जैक्टली ऐसे यहां पे होता है कि बड़े से काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग यूजर को दे दो। वो सारे लोग एट ए टाइम मल्टीपल सीपीयूज का यूज करके काफी फास्ट तरीके से अपने काम को कंप्लीट करेंगे।
Next one is to run an application that needs to be executed many times on many different machines in the grid. दोस्तों यहां पे बात हो रहा है रिपीटेटिव प्रोसेसेस की, मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसे हमें एक बार कंप्लीट करने के बाद छोड़ नहीं देना है, उसको बार बार प्रोसेस करना है। तो दोस्तों ऐसी रेपिटेटिव प्रोसेसेस को भी हम ग्रिड में सेट कर सकते हैं कि एक बार अगर उनका साइकिल कंप्लीट हो गया तो दोबारा वो वहीं से शुरू करेगी। नेक्स्ट फैसिलिटी इज स्टोरेज। तो दोस्तों इसके बारे में तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि ग्रिड कंप्यूटिंग हमें एक इंटीग्रेटेड व्यू देता है स्टोरेज का, मतलब कई सारे रिसोर्सेज की स्टोरेज को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लॉजिकल डेटा स्टोरेज बनता है उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डेटा ग्रिड। मतलब कई सारे डेटा फिजिकली डिफरेंट मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन देखने पे ऐसा लगता है मानो ये एक ही सिंगल डेटाबेस हो। ध्यान रखिए दोस्तों यहां पे ग्रिड कंप्यूटिंग में हम दो तरीके के डेटा स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेसर से जुड़ा हुआ डेटा, मतलब कैश मेमोरी, रैम जैसी चीजें, और सेकेंडरी डेटा स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क जैसी चीजें। देखिए आजकल ग्रिड कंप्यूटिंग यूज करता है एडवांस्ड फाइल सिस्टम। एडवांस्ड फाइल सिस्टम का मतलब यह होता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग में सेव किए गए डेटा फाइल्स को वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट कर देता है। वो हमने पहले ही पढ़ दिया कि अगर एक बार प्राइमरी स्टोरेज अगर फेल हो जाए तो दोस्तों डुप्लीकेट किए गए बैकअप में से हम उसको रिस्टोर करके हमारी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रिड कंप्यूटिंग में कई सारे ग्रिड यूजर्स आपस में इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको वो परमिशन दी है। देखिए साइंटिफिक रिसर्च में कभी कभार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट को कई सारे दूसरे साइंटिस्ट से बात करनी पड़ सकती है। कम्युनिकेशन में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो इंटरनल ग्रुप कम्युनिकेशन है ये सिक्योरली मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम यूज कर सकते हैं एनक्रिप्शन या सैंडबॉक्स जैसी टेक्निक को। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस। देखिए जब हम बात करें सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस की तो हमारे पास उसके दो टाइप से, सबसे पहले सेंट्रल सॉफ्टवेयर, मतलब एक बार अगर हमने उसको ग्रिड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो साइमल्टेनियसली सारी की सारी ग्रिड कंप्यूटिंग मशीन्स, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल, उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका एप्लीकेशन ये मल्टी यूजर ना हो, ये सेंट्रलाइज ना हो, तो क्या? तो दोस्तों यहां पे ग्रिड कंप्यूटिंग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो सॉफ्टवेयर का ट्रैकिंग रखेगा। मतलब क्या हुआ समझते हैं। देखिए जब हमारे पास सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमें इस सॉफ्टवेयर को इंडिविजुअली इंस्टॉल करना होगा ईच एंड एवरी ग्रिड मशीन पे। लेकिन दोस्तों हर एक मशीन पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफी एक्सपेंसिव रहेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 10,000 मशीन्स है और अगर हर एक मशीन में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 10,000 रुपीज है, जस्ट इमेजिन कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां पे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हम लिमिटेड इंस्टॉलेशन वाली कॉपी खरीदेंगे। मतलब हम सॉफ्टवेयर तो बाय करेंगे लेकिन इंस्टॉलेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर से आगे नहीं जाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सॉफ्टवेयर खरीदा और एट अ टाइम हम सिर्फ और सिर्फ 100 मशीन्स पे ही उसको रन करवा पाएंगे, वो मशीन चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इस एंटायर इंस्टॉलेशन एंड यूसेज को ऑपरेट करेगा और वो ये एंश्योर करेगा कि इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर एट अ टाइम 100 से ज्यादा टाइम यूज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी नए यूजर को वही सॉफ्टवेयर यूज करना है तो दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसे एक मैसेज भेजेगा और कहेगा कि भाई फिलहाल तुम अभी सॉफ्टवेयर का यूज बंद कर लो, क्योंकि किसी और को जो हाई प्रायोरिटी पे सेट हुआ है उसको इस सॉफ्टवेयर की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद है दोस्तों स्पेशल इक्विपमेंट, कैपेसिटीज, आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज। क्या मतलब हुआ? देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग किसी बात से कंसर्न नहीं रखता कि भाई आपने जो रिसोर्सेज डोनेट किए हैं उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा आर्किटेक्चर था और क्या था। अगर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम थे फिर भी सही है, अगर आपके पास कई सारे मल्टीपल आर्किटेक्चर्स थे फिर भी सही है। तो दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग पूरी दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल पॉलिसीज बेस पे काम करता है। यहां पे ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम सेट्स ऑफ पॉलिसीज हमें ना मिले। लोकल एरियाज, लोकल मशीन के लिए डिफरेंट पॉलिसी, सेंट्रलाइज के लिए डिफरेंट पॉलिसीज।
तो दोस्तों पूरे ग्रिड कंप्यूटिंग टॉपिक का आखिरी पॉइंट है एंड दैट इज द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मतलब ये ग्रिड कंप्यूटिंग आखिर किस किस एरिया में यूज होता है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी को इस दुनिया की सबसे बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग बनानी है और वहां पे उसको दुनिया के कई सारे इंजीनियर का सपोर्ट चाहिए, तो इस ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करके कई सारे इंजीनियर से फिजिकली कनेक्ट होके दोस्तों इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज एन इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज आजकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल्स, एजेंट्स एंड कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाती है बाय यूजिंग दी ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और डेटा एंड प्रोसेसिंग को पुल करके वो डेटा माइनिंग करती है। देन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, ये सारे लोग भी पूरी दुनिया में बैठे हुए अपने फ्रीलांसर यूजर्स के लैपटॉप को यूज करके दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं एंड डेवलप करते हैं। देन लार्ज स्केल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स।